हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है दोस्तों बायोन्सी एंड फ्लोटेशन। देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउट आते हैं, बट मैं आपको एक सिंपल तरीके से सभी चीजों को बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपका एक भी डाउट ना बचे। इससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन है जो कि एसएससी जेईई में पूछा गया है। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप बिकॉज ऑफ। आपने बताना है जो रेन होती है, बारिश होती है, उसकी बूंदे गोल होती है, वो किसके कारण होती है। तो सिंपल है, ये होती है दोस्तों सरफेस टेंशन के कारण। क्योंकि आप सभी को पता है स्फेरिकल शेप का सबसे कम सरफेस एरिया होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। जानेंगे सबसे पहले हम दोस्तों बायोन्सी के बारे में। व्हाट इज बायोन्सी? When a body is immersed in a fluid, जब दोस्तों हम किसी बॉडी को फ्लूइड में, चलो फ्लूइड में हम वाटर की बात कर रहे हैं, जब हम किसी बॉडी को वाटर में इमर्ज कराते हैं, डुबाते हैं दोस्तों, तो आपने भी देखा होगा एन अपवर्ड फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द बॉडी। आपने देखा होगा दोस्तों एक अपवर्ड फोर्स लगती, ठीक है। This upward force is equal to the weight of fluid displaced by the body and is called the force of buoyancy or simply buoyancy। देखो, ये आपका एक फ्लूइड है नीचे। यहां पे मैंने जैसे ही बॉडी को डुबाया, तो दोस्तों ये जो फ्लूइड है इसके ऊपर, या ऐसे माने वाटर इसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। और ये फोर्स किसके इक्वल होती है दोस्तों? ये होती है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जितना भी ये फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, इसी वेट के बराबर की फोर्स ऊपर की तरफ जनरेट करता है कोई भी फ्लूइड, ठीक है। और इसी फोर्स को, जो ये फोर्स लगी है दोस्तों, इसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ बायोन्सी और सिंपली बायोन्सी। चलिए अब हम जानेंगे बायोन फोर्स या बायोन्सी फोर्स को कैसे लिखते हैं। लिखते हैं दोस्तों नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और इसी प्रिंसिपल को देखो, ये जो प्रिंसिपल है, बायोन्सी कोई प्रिंसिपल नहीं है दोस्तों, मतलब बायोन्सी क्या है, एक टाइप का फोर्स है। तो इस प्रिंसिपल को किसने दिया? इस प्रिंसिपल को दोस्तों दिया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए अब जानेंगे हम सेंटर ऑफ बायोन्सी। सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट, ये एक पॉइंट होता है दोस्तों, थ्रू विच द फोर्स ऑफ बायोन्सी इज सपोज टू एक्ट। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर फोर्स ऑफ बायोन्सी एक्ट करती है। वैसे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, बट अगर इसको टेक्निकली टर्म में डिफाइन किया जाए तो ये एक वो पॉइंट है दोस्तों जिस पर बायोन्सी फोर्स एक्ट करती है। और आपको पता है फोर्स कहां पे एक्ट करती है दोस्तों? फोर्स एक्ट करती है दोस्तों सेंटर पे। तो हम बोल सकते हैं जो भी लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके सेंटर पे एक्ट करेगा बायोन्सी फोर्स। जो भी लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, क्योंकि यही लिक्विड का वेट आपका क्या कहलाता है दोस्तों? इन अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड बायोन्सी फोर्स। तो इस लिक्विड का, जो भी लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, मतलब जितना भी ये वॉल्यूम है, इसका एक सेंटर होगा जिस पर एक्ट करेगा बायोन फोर्स, और उसी सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ बायोन्सी। सिंपल है। ऐसे फोर्स ऑफ बायोन्सी इज ए वर्टिकल फोर्स एंड is equal to the weight of fluid displaced by the body. The center of buoyancy will be the center of gravity of fluid displaced. जो भी मैंने बताया ये यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट है दोस्तों आपका फ्लोटेशन। फ्लोटेशन क्या होता है? वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सिंपल है फ्लोटेशन भी। भाई बॉडी कब फ्लोट करेगी? बॉडी कब फ्लोट करेगी? जब दोस्तों जितना बॉडी का वेट है उतना ही उस डिस्प्लेस लिक्विड का वेट है। तो देखो, लेट सपोज हम बात कर रहे हैं इस बॉडी, ये बॉडी है दोस्तों,
और ये है फ्री सरफेस ऑफ वाटर। अब देखो ये फ्लोट क्यों कर रही है दोस्तों, आधा पार्ट इसका नीचे है, आधा पार्ट उसका ऊपर है, क्योंकि इस पर लगने वाली, नीचे जो फोर्स लग रही है इस पर, वो इसके वेट के बराबर है, तभी तो जाके ये बिल्कुल स्टेबल होगा। ठीक है, तभी तो जाके दोस्तों नेट फोर्स जीरो हो पाएगी। नेट फोर्स इन दिस केस क्या होगी दोस्तों, जीरो होगी। जब नेट फोर्स जीरो है इट मींस ये फ्लोट करने लगेगा। तो यहां पे हमने लिखा है वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। चलिए अब जानेंगे हम मेटा सेंटर के बारे में। इनको मैं डायग्राम की हेल्प से भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट अबाउट विच ए बॉडी स्टार्ट ऑस्किलेटिंग व्हेन द बॉडी इज टिल्टेड बाय ए स्मॉल एंगल। तो दोस्तों ये एक ऐसा पॉइंट होता है, अगर आप हल्का सा उस पॉइंट के अबाउट रोटेशन दे देंगे बॉडी को, तो वो उसके अबाउट दोस्तों ऑस्किलेट करना चालू कर देगी। ठीक है, the meta center may also be defined as the point at which the line of action of force of buoyancy will meet the normal axis of body, sorry, when the body is given a small angular displacement। देखो सिंपल सा मतलब है इस चीज का दोस्तों, चलिए समझते हैं। देखो ये एक बॉडी है, ये हमारा एक वाटर सर्फेस, ये बॉडी है दोस्तों इस टाइप से। ठीक है, ये इसका वर्टिकल एक्सिस है, यहां पे है दोस्तों बी, और यहां पे हमने मान लिया लेट्स सपोज। ठीक है, अब मैंने क्या किया दोस्तों, इसको थोड़ा सा रोटेट करा दिया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या होगा, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये इसकी वर्टिकल एक्सिस, ये चीज तो यहीं पे रहेगा दोस्तों, बताऊंगा क्यों रहेगा जब आगे चल के हम इस चीज को सोल्व करेंगे तब आपको बताऊंगा। बी इधर चला जाएगा कहीं पे, तो बी की जो लाइन ऑफ एक्शन है दोस्तों, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस एक्सिस को जहां पे भी कट करता है, इस एक्सिस ऑफ बॉडी को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बायोन्सी फोर्स जहां पे भी कट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मेटा सेंटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये है आपका डायग्राम, मैंने आपको समझा दिया है मेटा सेंट्रिक हाइट क्या होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। मेटा सेंट्रिक हाइट अभी हम देखने वाले हैं आगे चल के। तो देखो मेटा सेंट्रिक हाइट को हम लिखते हैं जीएम से। जीएम मतलब जी, जी क्या है दोस्तों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और एम क्या है, मेटा सेंटर। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या लिखते हैं, उसी को लिखते हैं दोस्तों हम मेटा सेंट्रिक हाइट। ठीक है, तो ये है आपका मेटा सेंट्रिक हाइट। द डिस्टेंस mg i the distance between the meta center of a floating body, थोड़ा नीचे करने दो, of a floating body and the center of gravity of the body is called metacentric height। तो सिंपल सा है भाई। ठीक है, मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसी को क्या बोलेंगे, जीएम बोलेंगे। और इसको निकालने का तरीका है दोस्तों, हम कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं जीएम इक्वल टू बीजी, बीएम माइनस बीजी, और बीएम को लिखते हैं दोस्तों हम 1/v माइनस बीजी। बीजी क्या है, सेंटर ऑफ बायोन्सी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में जो डिस्टेंस होती है। बीएम क्या है दोस्तों, सेंटर ऑफ बायोन्सी एंड मेटा सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होती है। तो इसको हम निकालते हैं I/v। चलिए जानते हैं I क्या होता है और V क्या होता है। देखो दोस्तों I का मतलब है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। अब ये वाई वाई एक्सिस क्या है, देखो ये है दोस्तों रोलिंग एक्सिस, रोलिंग एक्सिस, और एक होती है पिचिंग एक्सिस। देखो ये इस टाइप से मैं बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए
इस टाइप से डायग्राम याद करना पड़ता है। इस टाइप से एक बॉडी है, चलो ये नाव मान लिया हमने, ये नाव तो नहीं बना है, नाव कैसे बनता है भाई, इस टाइप से चलो मैंने एक नाव मान लिया, ठीक है, ये ऐसे बनेगा नाव। अब देखो इसकी एक होगी रोलिंग एक्सिस, एक होगी पिचिंग एक्सिस, तो एक एक्सिस ये होगी और एक एक्सिस ये होगी। किसको बोलेंगे दोस्तों रोलिंग? रोलिंग उस एक्सिस को बोलेंगे जिसके अबाउट ये रोल करेगा। रोल मतलब आपने देखा होगा अगर आप नाव में जा रहे हैं तो इस टाइप से करती है नाव, ठीक है। तो किसके एक्सिस, किस एक्सिस के अबाउट कर रही है? ये इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट कर रही है, जिसको हमने बोल रखा है वाई वाई एक्सिस। वाई वाई इस डायरेक्शन में मैंने नहीं लिया है, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने नहीं लिया है दोस्तों, ये सेम ही प्लेन में है बट डायरेक्शन अलग अलग है। ये है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन वाई वाई और ये है दोस्तों इसकी ट्रांसफर डायरेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अबाउट ही बोट क्या करती है दोस्तों? रोटेट करती है, ठीक है, आपने भी देखा होगा इस टाइप से झूलती है, आगे पीछे थोड़ी झूलती है, वो तो टाइटेनिक में होता है, ऐसा तो आपने देखा होगा टाइटेनिक में टूट जाता है बीच से, ठीक है, वो केस अलग है, एक्सीडेंटल केस अलग होते हैं, बट जनरली कैसे करती है? ऐसे रोटेट करती है। तो ये जो आप रोलिंग एक्सिस देख रहे हैं दोस्तों, इसी के अबाउट हम क्या लेते हैं? आई लेते हैं, क्योंकि दोस्तों आई क्या बताता है? स्ट्रेंथ बताता है। और मुझे डिजाइन करना है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों? उस आई को लूंगा जिसमें आई मिनिमम, मतलब उस एक्सिस के अबाउट लेगा, उस एक्सिस के अबाउट लूंगा जिस एक्सिस के अबाउट आई मिनिमम आएगा, सबसे कम आएगा, लीस्ट आएगा, ठीक है, उसी एक्सिस को मुझे सेव करना होता है डिजाइन करते हुए, ठीक है। तो आई वाई वाई हम यहां पे लेते हैं। आप देख सकते हैं जब मैं आई एक्सेस से लूंगा दोस्तों तो ये वाली डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, और जब मैं आई वाई वाई लूंगा तो ये वाली डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। ये वाली डिस्टेंस इससे बहुत कम है, इसलिए आई वाई वाई आई एक्सेस से कम आएगा। बात करते हैं वी क्या है दोस्तों? तो वी है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जो भी लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके वॉल्यूम की बात करते हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो भाई ये पानी है, अब पानी में वॉल्यूम कितना आएगा लिक्विड डिस्प्लेस का? जितना बॉडी का पार्ट होगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन लिक्विड। जितना बॉडी का वॉल्यूम लिक्विड में सबमर्ज होगा वही क्या हो जाएगा दोस्तों? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी। अब यहां पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी। देखो स्टेबिलिटी क्या होती है, देखो एक इस टाइप से मैं केस ले रहा हूं, एक इस टाइप से केस ले रहा हूं। यहां पे मैंने दोस्तों बोल रखा है अगर मैं इसको इधर को धक्का लगा देता हूं तो ये कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अनस्टेबल। और अगर मैं यहां पे रखता हूं दोस्तों, इधर को इसको मूव कराता हूं या इधर को मूव कराता हूं, फाइनली अपनी ये ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेगी, ठीक है। जब ये रुकेगी, कहां पे रुकेगी? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जहां से हमने इसको मूव कराया था, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां पे हम कुछ इसी टाइप की स्टेबिलिटी चेक करने वाले हैं। यहां पे हम दो चीजों में चेक करेंगे, एक सबमर्ज बॉडी और एक फ्लोटिंग बॉडी। तो सबसे पहले हम सबमर्ज बॉडी की बात करने वाले हैं, कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी। तो इसमें आएगा एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, जानेंगे कैसे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। देखो दोस्तों ये है वाटर की सरफेस या किसी भी लिक्विड की सरफेस है। हमने क्या किया दोस्तों? हमने बॉडी को इस टाइप से रखा है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं स्टेप। अब देखो इसमें ये वाला पार्ट दोस्तों मेटल का है और ये है वुड का। तो मेटल ऑब्वियसली बात है दोस्तों भारी होता है वुड से, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस साइड शिफ्ट करेगा? नीचे की साइड शिफ्ट करेगा, बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है दोस्तों? जहां पे मास, मतलब जहां पे मास कंसंट्रेटेड होता है, जहां पे टोटल मास ऑफ बॉडी एक्ट करता है। तो देखो ये है आपका जी, क्योंकि भारी है नीचे, ऊपर हल्का है, तो जी नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। बट अब बात करें दोस्तों बायोंसी की, तो बायोंसी क्या होता है? उस लिक्विड डिस्प्लेस का सेंटर, मतलब जो भी लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका सेंटर। तो भाई जो भी लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके तो वेट की यहां पे बात नहीं कर रहे हैं, उसके हम किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम की।
तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये मास पे तो डिपेंड नहीं करेगा, इसका सेंटर मास पे तो डिपेंड नहीं करेगा, तो ये दोस्तों यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे कुछ बीच में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने इसको क्या किया दोस्तों, मैंने इसको इस टाइप से एक मोमेंट लगाया, मतलब एम, आप इस टाइप से भी लगा सकते हैं क्लॉकवाइज, हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दिया। जैसे ही हमने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दिया, तो दोस्तों आप बताएंगे क्या जी और बी की पोजीशन चेंज होगी? नहीं होगी दोस्तों, बिकॉज देखो, ऐसे समझो जैसे मैं हूं या आप है, तो आपकी नाभि क्या है दोस्तों, सेंटर है, तो आप चाहे उल्टा लटक जाए, सीधा लेट जाए, सेंटर तो आपका नहीं बदलेगा। ऐसे ही दोस्तों अगर हमने बॉडी को उल्टा तिरछा या जैसे भी कर दिया दाएं बाएं, तो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगा। वैसे ही दोस्तों, वैसे ही अगर हम बात करें सेंटर ऑफ बायोन्सी की, तो देखो अभी भी कितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है दोस्तों, इतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, तो सेंटर ऑफ बायोन्सी भी कहां पे होगा, जितनी, जहां पे वो पहली अपनी पोजीशन में था, जब तक हमने उसको मोमेंट नहीं दिया था, तो अपने इनिशियल पोजीशन पे होगा सेंटर ऑफ बायोन्सी एज वेल एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखो ये लग रहा है नीचे को फोर्स और ये लग रहा है ऊपर को फोर्स, क्योंकि सेंटर ऑफ बायोन्सी हमेशा नीचे को फोर्स ऊपर को लगता है दोस्तों, तो ये लगेगा एफ बी और ये लगेगा दोस्तों डब्ल्यू, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हमेशा डाउनवर्ड वेट एक्ट करता है। अब देखो यह है दोस्तों मोमेंट इस टाइप से। अब मैं बात करूं जो इंटरनल मोमेंट बॉडी जनरेट करेगी, तो कैसे करेगी दोस्तों, इस टाइप से, इस टाइप से। तो ये कैसा है मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसा है दोस्तों, क्लॉकवाइज। दोनों एक दूसरे को काउंटरैक्ट कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देंगे दोस्तों, नलीफाई कर देंगे, तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में या सॉरी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे दोस्तों स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां पे हमने बात की है जब बी आपका जी से ऊपर होता है, इन केस ऑफ सबमर्ज बॉडी, व्हेन बी या जी इज बिलो बी, या फिर बी इज अबाउ जी। तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। चलिए आगे चलते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखने वाले हैं। तो देखो दोस्तों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हमने क्या किया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ने हमने इस जो ये आपका बॉडी था इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, अब उल्टा करने पर दोस्तों मास ऊपर चला जाएगा, ज्यादा मास ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और कम मास नीचे आ जाएगा। देखो बी तो आपका नहीं चेंज होने वाला है, बी तो आपका वहीं पे रहेगा, क्योंकि ये क्या करता है दोस्तों, ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस पे डिपेंड करता है, ना कि उसके मास पे। ठीक है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ है, तो बी आपका यहीं पे रहेगा, जबकि जी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो मैंने इसको फिर से क्या किया दोस्तों, फिर से मैंने इसको इस टाइप से एक्सटर्नल मूवमेंट दे दिया। अब क्या होगा दोस्तों, ये इस टाइप से तिरछा हो जाएगा, इंक्लाइन हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी जो कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है, और जी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है, तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा डब्ल्यू और ऊपर की तरफ एक्ट करेगा एफ। तो देखो इसका इफेक्ट कैसा है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज, और इसका भी इफेक्ट कैसा है, इसका भी इफेक्ट है दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये दोस्तों रोटेट कर जाएगी, ये बॉडी रोटेट कर जाएगी। अब कब तक करेगी रोटेट, तो दोस्तों ये करेगी केस फर्स्ट तक, मतलब अब देखो जैसे ही रोटेट करेगी घूम के फिर ऐसे हो जाएगा, तो फिर से ये किसमें आ जाएगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो अगर अगर दोस्तों बी इज बिलो जी, तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब बात करेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का देखो सिंपल सा केस है, ये आपका बॉडी है जिसका दोस्तों मास थ्रू आउट द बॉडी सेम, मतलब मास डिफर नहीं कर रहा है, हर एक पॉइंट पे मास सेम। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म वेरिएशन है मास का, या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। आज गर्मी बहुत है, बिना पंखे के चैन नहीं पड़ रहा है, बट कोई नहीं, इसको पूरा करके रहेंगे।
तो भाई हमने क्या किया दोस्तों, इसको चाहे इधर से रोटेट कर दो चाहे इधर से रोटेट कर दो, ये अपनी न्यू पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है भाई, इधर से रोटेट किया फिर घूम के आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ना ही क्यों 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 नहीं फर्क पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि देखो हमने एक्सटर्नल मोमेंट तो लगाया है, बट बॉडी इंटरनल मोमेंट डेवलप ही नहीं कर पा रही है, जनरेट ही नहीं कर पा रही है दोस्तों। क्यों, क्योंकि देखो ये जी है और ये बी है, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। ऊपर की तरफ लगेगा एफ बी, नीचे की तरफ लगेगा डब्ल्यू। कौन सा मोमेंट आ रहा है, कोई सा भी मोमेंट नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अंदर से कोई भी मोमेंट जनरेट नहीं होता है। अगर आप इसको इधर को घुमाएंगे तो इधर को घूम जाएगी, इधर को घुमाएंगे इधर को घूम जाएगी। तो ये है आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इसमें आपने ध्यान रखना है दोनों की लोकेशन सेम होती है। चलिए बात करते हैं दोस्तों स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, बट इसको दूर करने की कोशिश करूंगा। चलिए इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं दोस्तों। इसको देखो, ये हमने एक बॉडी ली है, ठीक है। अब देखना इसका कुछ पार्ट बाहर निकला है, तभी तो हमने बोला है इसको फ्लोटिंग बॉडी, और कुछ पार्ट दोस्तों इसका अंदर है। अब देखो अगर मैं बात करूं जी की, तो जी क्या है दोस्तों, उस टोटल बॉडी का सेंटर। तो ये तो सबमर्ज पोर्शन पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये तो कहीं पे यहां पे होगा। अब बात करेंगे बायोन्सी की, सेंटर ऑफ बायोन्सी, ये क्या है बी, सेंटर ऑफ बायोन्सी। तो ये कहां पे होगा दोस्तों, ये जी के ऊपर होगा या जी से नीचे होगा, ये जी के ऊपर होगा या जी के नीचे होगा। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, देखो इस पूरी बॉडी का सेंटर यहां पे, तो इस इतनी बॉडी का सेंटर थोड़ा से नीचे होगा, ठीक है। कम पोर्शन का सेंटर थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि ये पोर्शन पूरी बॉडी से तो कम ही है, ठीक है, इसलिए नीचे आएगा। अब देखो हमने क्या किया दोस्तों, इसको रोटेट कर दिया। अब रोटेट करने पे क्या जी की पोजीशन बदलेगी, मैंने आपको बता रखा है बॉडी की कभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बदलती है, बट बायोन्सी चेंज होगी। क्यों चेंज होगी दोस्तों, पहले देखो, पहले इतना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा था, अब क्या होगा दोस्तों, अब जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया, इधर लिक्विड इतना कम हो चुका है और इधर लिक्विड इतना बढ़ चुका है। तो सेंटर ऑफ बायोन्सी किधर शिफ्ट होगा दोस्तों, जिस साइड ज्यादा फ्लूइड गया है, क्योंकि इधर का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ बायोन्सी इस एक्सिस के दोस्तों राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। कौन सी एक्सिस, एक्सिस ऑफ बॉडी के राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। अब यहां पे दो केस बनते हैं, एक केस व्हेन सेंटर ऑफ बायोन्सी इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट, मतलब जो ये वेट एक्ट कर रहा है दोस्तों इस जी से, अगर इसके लेफ्ट साइड में है तो ये पोजीशन होगी, इसके राइट साइड में है तो ये पोजीशन होगी। तो दोनों को देखते हैं। देखो हमने लिया है फर्स्ट पोजीशन, जब लेफ्ट साइड में, ध्यान से देखना। तो हमने क्या किया दोस्तों, ऊपर की डायरेक्शन में एक एम्पी फोर्स लगेगी और नीचे की डायरेक्शन में वेट लगेगा। अब देखो इनका कपल कैसे आ रहा है, इस टाइप से जनरेट हो रहा है। हमने फोर्स कैसे लगाया, फोर्स हमने ऐसे लगाया, मतलब मोमेंट हमने कैसे लगाया, मोमेंट हमने दोस्तों क्लॉकवाइज लगाया। वहीं पे ये जो कपल मोमेंट जनरेट कर रहा है ये भी कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो इस केस में बॉडी घूमती रहेगी, बॉडी घूमेगी दोस्तों, ठीक है। बॉडी घूमेगी तो इसको क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। अब केस लेते हैं, केस नंबर सेकंड। अगर सेंटर ऑफ बायोन्सी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट के राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, तो देखो एक एफ बी फोर्स लगेगा, एक लगेगा डब्ल्यू। अब देखो ये कैसा कपल जनरेट कर रहे हैं दोस्तों, इस टाइप से कपल जनरेट करेंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एक्सटर्नल कैसा है दोस्तों, क्लॉकवाइज है, और इंटरनल कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों एक दूसरे को काउंटरैक्ट करेंगे, इसका मतलब है ये रहेगी स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये सभी केस मैंने लिख रखे हैं, चलिए जानते हैं। देखो केस नंबर 1 है, अगर आपको नहीं दिख रहा है थोड़ा जूम कर लेते हैं। केस नंबर 1 है दोस्तों, व्हेन बी डैश क्या है दोस्तों, न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायोन्सी।
न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायोन्सी, तो ये हमने बोला है बी डैश, इज लेफ्ट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट, वेट जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके लेफ्ट साइड है, तो इसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और केस नंबर 2, जब बी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट के राइट साइड चला जाता है तो इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे एम और जी का कैसे कॉन्सेप्ट आता है, चलिए समझते हैं। देखो मैंने आपको अभी बताया था कि मेटा सेंटर हम कैसे निकालते हैं, मेटा सेंटर निकालते हैं दोस्तों, इस केस में देखेंगे, इस केस में सेंटर ऑफ बायोन्सी है, तो सेंटर ऑफ बायोन्सी पर जो फोर्स लगेगी और वो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा दोस्तों, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बायोन्सी फोर्स, एक्सिस ऑफ बॉडी को जिस पॉइंट पे भी कट करेगा उसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, उसी पॉइंट को बोलेंगे मेटा सेंटर। तो केस नंबर फर्स्ट में मेटा सेंटर यहां पे है, मतलब मेटा सेंटर दोस्तों बिलो है जी से, तो इस केस को हमने क्या बोला, अनस्टेबल। वहीं पे केस नंबर सेकंड लेंगे तो एम ये आएगा आपका। अब देखो एम जी से ऊपर है, इट मींस एम अबव जी, इट मींस स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस टाइप से पूछेगा फ्लोटिंग बॉडी में, अगर एम बिलो होगा जी से, एम वोट एम दोस्तों, एम इज मेटा सेंटर। अगर मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होगा तो अनस्टेबल होगा, और अगर मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होगा तो स्टेबल होगा। तो ये सभी चीजें मैंने लिख रखी है यहाँ पे, देखो इफ एम इज बिलो जी तो अनस्टेबल, इफ एम इज अबव जी तो स्टेबल। और अगर ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं तो वो कहलाएगी दोस्तों न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। अब जानेंगे दोस्तों हम एक टेबल, देखो ये टेबल है दोस्तों आपकी, देखो दोस्तों हमने देखा था मेटासेंट्रिक हाइट होती है जीएम इक्वल टू बीएम या एमबी माइनस बीजी। अगर अगर दोस्तों बीएम बड़ा होगा बीजी से तो इसका मतलब क्या है, जीएम पॉजिटिव आएगा, और इसी को क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों, यहां पे देख लेते हैं, चलो यहां पे देखो, ये आपका देखो ये वाला केस ले रहे हैं, केस नंबर सेकंड, जिसमें एम ये है दोस्तों और बी ये है एंड जी ये। अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूं दोस्तों तो ये आएगी आपकी बी, ये आएगी जी और ये आएगी एम। तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, जीएम निकाल, जीएम क्या होता है, बीएम माइनस बीजी, सिंपल है। अब देखो यहां पे बीएम क्या है, ये पूरी लाइन बीएम की, और बीजी कितना है, ये छोटी सी लाइन बीएम बीजी की है। तो भाई इस बड़ी में से छोटी जाएगी तो क्या बचेगा दोस्तों, प्लस बचेगा। तो इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम मेटासेंट्रिक हाइट इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है, या इज पॉजिटिव। और वहीं पे केस नंबर सेकंड लेते हैं, देखो एम यहां पे है, जी यहां पे है, बी यहां पे है, बी एम जी। इस केस में देखना जीएम क्या होगा, बीएम माइनस बीजी, नेगेटिव आएगा, क्योंकि देखो बीएम ये छोटा सा पार्ट है और बीजी बहुत बड़ा पार्ट है, तो छोटे पार्ट में से बड़े पार्ट को माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मेटासेंट्रिक हाइट इज नेगेटिव। तो ये सभी चीजें आपने ध्यान रखनी है। देखो अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ भी दोस्तों, कुछ भी चीजें हार्ड नहीं। अब यहीं पे बात करते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। तो जब जी एंड एम एक ही पर लाई करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, जीएम जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन। ऑस्किलेशन का मतलब होता है दोस्तों हिलना डुलना, ठीक है। तो यहाँ पे हम टी की बात करने वाले हैं, कितना टाइम लगेगा। तो इसको निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, 2 पाई अंडर रूट आई डब्ल्यू जी एम।
ये सभी आप समझते हैं। आई क्या है? आई है आई वाई वाई, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रोलिंग एक्सिस। डब्ल्यू क्या है दोस्तों? वेट ऑफ बॉडी। एंड जीएम क्या है? अभी हमने देखा मेटासाइंटिफिक। चलिए अब यहां पे कुछ नोट देख लेते हैं जो कि बहुत, जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है दोस्तों। फॉर पैसेंजर शिप कंफर्ट इज मोर इंपोर्टेंट देन स्टेबिलिटी। फॉर कार्गो शिप स्टेबिलिटी इज मोर इंपोर्टेंट देन कंफर्ट। ये दोबारा लिखा गया है। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या बात की जा रही है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी। अगर दोस्तों जीएम बड़ा होता है, समझना, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ध्यान से देख लेना, अगर जीएम बड़ा होगा दोस्तों तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि भाई जीएम क्या होता है? बीएम माइनस बीजी। भाई जितना पॉजिटिव आएगा, जितना ऊपर कट करेगी बायोन्सी फोर्स, सॉरी आपका एक्सिस ऑफ बॉडी को, तो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो जीएम जितना बड़ा होगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। अब देखो यहां से हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड में हमने देखा जीएम यहां पे, ठीक है। तो जीएम यहां पे है दोस्तों, तो ये उल्टा रिलेशन है टी से। तो हम बोल सकते हैं अगर जीएम बढ़ेगा तो टाइम कम होगा। इसका मतलब क्या है? ऑस्किलेटिंग स्पीड काफी होगी। ऑस्किलेटिंग स्पीड काफी होगी अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है। देखो ऐसे सोचो, नाव जा रही, तो ज्यादा तेज ऑस्किलेट कर रही है, ज्यादा तेज इधर उधर हो रही, तो उसको बोलेंगे स्टेबल कंडीशन। और वहीं पे दोस्तों क्या ये कंडीशन आपकी कंफर्ट होगी? क्या आप इसमें कंफर्ट फील करेंगे? तो दोस्तों आंसर होगा नहीं। भाई जब इतना हिलना डुलना है तो क्या आप उसमें कंफर्ट फील करेंगे? अगर इस टाइप से बहुत ही स्लो स्लो, तो उसमें आपको मजा आएगा, आप कंफर्ट फील करेंगे। मतलब अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो कंफर्टनेस ज्यादा होगी। वहीं पे दोस्तों अगर टाइम पीरियड कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इस पॉइंट को नोट कर लेना। अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो कंफर्ट, और टाइम पीरियड कम होगा स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों पैसेंजर शिप की। तो पैसेंजर शिप में दोनों चीजों का ध्यान रखा जाता है, स्टेबिलिटी का भी और कंफर्टनेस का भी, बट ज्यादा हम कंफर्टनेस का ध्यान रखते हैं। इसलिए यहाँ पे दोस्तों टाइम पीरियड ज्यादा रखा जाता है। मतलब कि जो ऑस्किलेट करती है अबाउट दी रोलिंग एक्सिस, उसके जो मोशन होते हैं दोस्तों बहुत स्लो स्लो होते हैं। वहीं पे कार्गो शिप, जो भी लड़ने वाले शिप होते हैं, ठीक है, जो हमारी नेवी रखती है दोस्तों। अगर पाकिस्तान से वॉर चल रहा है, लेट्स सपोज पाकिस्तान से वॉर चल रहा है, ठीक है, और यहां पे हमारी शिप है और यहां पे पाकिस्तान की शिप है। अब देखो हमने इसको टारगेट कर रखा है अबाउट दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, मतलब कि ये हमारी एक्सिस जा रही है जो कि इसका सेंटर है। यहाँ पे हमने अपनी मिसाइल लॉन्चर लगा रखा है कि भैया इसी पोजीशन पे आके हमने हिट करना है। अब क्या हुआ? स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है, कंफर्ट ज्यादा है। मतलब बहुत स्लो स्लो रोटेट हो रहा है, बहुत स्लो स्लो रोटेट हो रहा है। तो एक बार इधर गया, फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने में उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इतने में क्या होगा दोस्तों? ये वाला इसको उड़ा देगा। तो ऐसे केस में हम कंफर्ट का ध्यान नहीं रखते, इसलिए दोस्तों ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है। जो नेवी में ज्वाइन करते हैं उनको इसी चीज की ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वो कंफर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सके, बट स्टेबिलिटी वहां पे ज्यादा मायने रखती है। तो ये था आज का चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज बताइएगा जरूर। अब दोस्तों इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इन क्वेश्चन का आंसर आप ही करने वाले हैं, मैं नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। द सेंटर ऑफ बायोन्सी ऑलवेज, ये आप देख लेना क्या होगा, कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, अभी हमने देखा, ठीक है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सबमर्ज बॉडी
in water is subjected to the buoyancy equal to the volume of water displaced, the weight of water displaced। अब पूछा है दोस्तों सबमर्ज बॉडी है तो वाटर इज सब्जेक्टेड टू बायोन्सी इक्वल टू, मतलब जो बायोन्सी है वो किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम के इक्वल थोड़ी होगी, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस के इक्वल होगी। सेंटर की बात की जाए तो किसका होगा, वॉल्यूम का होगा, और फोर्स की बात की जाए दोस्तों वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोन फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय, ये हम करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, अभी हमने देखा। फिर आपका ए फ्लोटिंग इक्विलिब्रियम बॉडी विल रिमेन इन स्टेबल इफ मेटा सेंटर इज, भाई एक फ्लोटिंग बॉडी है, एक बार एक फ्लोटिंग बॉडी है दोस्तों, तो कब आप उसको बोलेंगे स्टेबल है, अगर मेटा सेंटर अबव हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, तभी बोलेंगे दोस्तों अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अभी हमने देखा इसको भी, सभी क्वेश्चन लगेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। द बायोन्सी डिपेंड्स अपॉन, बायोन्सी किस पर डिपेंड करती है, प्रेशर विद विच लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, तो किस पे डिपेंड करती है दोस्तों, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस पर। ये सभी एसएससी जे के क्वेश्चन हैं। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज द मेटा सेंटर शुड बी, तो अभी हमने देखा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, द पॉइंट इन द इमर्ज्ड बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ लिक्विड मे बी टेकन टू एक्ट इज नोन एज, आपने बताना है कि एक बॉडी इमर्ज की है, उस पर एक रिजल्टेंट प्रेशर एक्ट कर रहा है दोस्तों, किसका, लिक्विड का, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, अभी हमने देखा सेंटर ऑफ बायोन्सी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है, अगर टोटल प्रेशर फोर्स की बात करता है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर हो जाएगा सीपी, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो सिंपल है, ये भी आप देख लेना, इसका हो जाएगा बायोन्सी। ठीक है, एक बॉडी फ्लोट्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी आप खुद से करना, ये भी आप खुद से करना दोस्तों। देखो इसमें क्या बोल रखा है, एन ओड शेप्ड बॉडी वेगिंग 7.5 kg एंड ऑक्यूपाइंग 0.01 cubic meter वॉल्यूम विल बी कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, तो यहाँ पे दोस्तों एक बॉडी दिया है जिसका मास दिया है 7.5 kg। ठीक है, और इसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है दोस्तों, 0.01 क्यूबिक मीटर। ठीक है, इसने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया और ये कंप्लीटली सबमर्ज, मतलब कुछ इस टाइप से। इसका वेट है 7.5 g, क्योंकि वॉल्यूम सॉरी मास दिया है, तो मास में हम g का मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट बन जाएगा, और इसका जो वॉल्यूम दिया है ये है दोस्तों 0.01 मीटर क्यूब। अब आपसे पूछा है जिस फ्लूइड में ये सबमर्ज है उस फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा। चलिए जानते हैं इसको कैसे करना है। तो देखो सिंपल, अभी हमने देखा था कि वेट ऑफ बॉडी इक्वल होता है दोस्तों वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। जितना इसने लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसका वेट के बराबर वेट ऑफ बॉडी हो जाएगा। तो वेट ऑफ बॉडी कितना है 7.5 g, और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना है, तो देखो वेट कैसे लिखते हैं, वॉल्यूम इनटू वेट डेंसिटी। तो सिंपल हम क्या करेंगे 7.5 g इक्वल टू वॉल्यूम कितना है 0.01 इंटू वेट डेंसिटी हम कैसे लिखेंगे, रो एफ फ्लूइड का है और जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे रो एफ बचेगा दोस्तों 7.5 अपॉन 0.01। अब देखो हम जी को कैसे लिखते हैं, जी को लिखते हैं दोस्तों रो एफ अपॉन रो डब्ल्यू। ठीक है, तो रो एफ हो जाएगा आपका जी
इंटू रो डब्ल्यू। हम यहाँ पे लगाएंगे सभी चीजें और यहाँ पे रखेंगे तो जी हो जाएगा आपका 7.5 अपॉन 0.01 इंटू रो डब्ल्यू। रो डब्ल्यू कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है, तो सिंपल है, जब इसको हम नीचे लाएंगे तो नीचे बचेगा 10 और ऊपर हो जाएगा 0.75। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ये भी आपने खुद ही करना है, ये भी खुद ही करना है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी इजी है, आप खुद कर सकते हैं। ये भी इजी है, ये भी खुद ही करना है। ठीक है, इसको भी खुद ही करके देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। तो ये भी एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट जैसे आप करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपने एक बार खुद से लगाने हैं। यहाँ पे देखो, वीडियो फिर लेंथी हो जाएगा, वो मजा नहीं आएगा। अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं,